अस्सलामुअलैकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का निशान वापस लिया था, आपके इल्म में होगा, पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला उस पर स्टे कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब ये डिसाइड किया है कि वो नज़र सानी में जाएंगे, वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दुरुस्त किया था और पेशावर हाई कोर्ट इस पर नज़र सानी करे। यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सवाल है और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराना, तमाम जमातों को मुसावी बुनियादी हुकूक फराहम करने की यकीन दहानी करना और ये मेक श्योर करना कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं इलेक्शन के अंदर उन्हें इक्वल मौके मिल रहे हों। अब यहाँ पर एक जमात के खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो उससे तो तासुर बड़ा वाज़ेह सा ये होता है कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ है। अब जो वो कहते हैं कि जनाब हमने चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्क्रूटनाइज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़ा माइन्यूटली, बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके उन्होंने उसको स्क्रूटनाइज करके बल्ले का निशान जो वापस लिया वो वैसे ही कंट्रोवर्शियल एक फैसला समझा जा रहा था। लेकिन क्या किसी और पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का नजर करम उन पे की? पुराना सवाल है, लेकिन यहां पर दोबारा इस वजह से सामने आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब खुद एक फरीक बन के नजर सानी में जाने का फैसला कर रहे हैं और इत्तलात ये भी हैं कि इसके बाद अगर पेशावर हाई कोर्ट से भी मामला ये यूं ही स्टे पे रहा, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। एट द वेरी सेम टाइम कल के रोज आपने देखा होगा मुल्क की तीन बड़ी सियासी जमातों ने, PMLN ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और JUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इस चीज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्यों पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। PMLN ने तो खैर कमाल ही हो गया, वहां पे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 1ATH यहाँ पे मॉल टाउन में हुई। पहले वो अली अहमद खान साहब आए, फिर उसके बाद मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आ गए, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहब आ गई। इतना भी नहीं मामला बना तो फिर उसके बाद पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस सब मामले के ऊपर। वैसे वो क्या कह रहे थे एक दफा जरा देखिए। उन्होंने जो कहा है कि जनाब एक सूबे की कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क पर कैसे मुसल्लत हो सकता है, ये कमाल किस्म की जो उनकी दलील है, लीगल दलील है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें क्या कह रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। KP में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ रिश्तेदारी है, कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने साइफर केस पर स्टे कर दिया कि अभी इसकी जो कार्रवाई है वो नहीं चलेगी। 10 फरवरी की डेट दी, इलेक्शंस के बाद तक का मामला है। उस पर यह तनकीद जारी है कि जनाब वो रिश्तेदारी है उनकी, तो रिश्तेदारी की बाबत गुजारिश ये है कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की वो कह रहे हैं कि उमर अयूब के वो कज़न है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जज साहब के वालिद साहब और जज साहब के सगे भाई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA भी रह चुके हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ जमातें अभी दोबारा ये बात कर रही हैं कि जनाब लाडला अभी तक इमरान खान है। पूरी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने में और छीने जो गए, वो आप सब ने देखा है मुल्क भर में क्या चलता रहा है। और उसके बाद जो अगली अब कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो रही है उसमें जो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उन्हें उठा लिया गया। बहुत सारों से ये लिखवा लिया गया कि हम हैं ही नहीं तजवीज़ कुनिंदे और तायद कुनिंदे। उसकी वजह यह है कि इनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। कल पता चल जाएगा कि बहुत सारों पे जो एतराज़, बहुत सारी, सबसे ज़्यादा सीट्स पे जो कागजात नामजदगी PTI ने जमा कराए, लेकिन उसके बावजूद उनके कागजात कल बड़ी तादाद में मुस्तरद होने का बड़ा कवी इम्कान मौजूद है। ये लाडला क्यों अब तक ये कह रहे हैं और इसके पीछे स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? एक यहाँ पे ना चूंकि ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ PMLN की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा यहाँ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगे और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है। मुफ्ती साहब के जो जमात के लीडर कह रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे भी, और साथ उनका ये कहना था कि खून है यहाँ पे, मौसम की बड़ी सख्ती है, क्या इलेक्शन ज़िले कराना चाह रहे हैं? पहला पत्थर तो उन्होंने रख दिया इस रास्ते के अंदर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं सब मामले।
तो हम वो बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तनकीद की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और वो एक्चुअली वो है क्या एग्जैक्टली एज इट इज़, वो ज़रा आप सुन लीजिए कि वो जो कह रहे थे कि जनाब मेरे किसी भी एक कारकुन को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इसका क्या मतलब होगा, पहले सुन लीजिए फिर बात करते हैं। वो सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है, इंतखाबी माहौल भी जरूरी है। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं, हमें इन हालात का सामना है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हमें बाकायदा इंतजामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर, तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाए, जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। जी मुफ्ती साहब कुछ हमें भी समझा दें, इलेक्शंस तो पाकिस्तान में होने हैं ना बहरहाल, और मौलाना साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार होगा अगर किसी भी एक कारकुन को कुछ हुआ। इलेक्शंस मुहिम के जो चलती है उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, हल्का फुल्का मामला हो जाते हैं। यूं क्यों लग रहा है जैसे मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर बाजवा साहब, हम तकलीफ़ में हैं ना, तो वो तकलीफ़ हम कौम को नहीं बताएंगे तो कहाँ बताएंगे। अपनी तकलीफ़ बताना वो तो ज़रूरी होता है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें एक मुश्किल है। ऐसा नहीं कि हम मुस्तक़बिल के कोई ख़दशा है, ऐसा नहीं, यानी ख़दशा नहीं, बहुत मफरूज़ा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हम पर वाक़यात हो गए हैं। हम माजी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर बात करते हैं कि हमने एक वर्कर कन्वेंशन किया बाजाउड़ में, उस पर हमला हुआ और हमारे 50 लोग शहीद हो गए, 135 लोग ज़ख्मी हो गए। ये हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात है। और जहाँ हम मजबूत हैं एक और सूबे में, वो बलूचिस्तान है, तो वहाँ हाफिज़ हमदुल्ला साहब पर हमला हुआ। इसके अलावा जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब रहते हैं, ये सदरन अज़ला है, जुनूबी अज़ला, यानी वो कोहाट और हंगू और करक और लकी मरवत और बलू टांग। लेकिन मुफ्ती साहब केपी में, बलूचिस्तान में बाकी पार्टीज भी तो कंटेस्ट कर रही हैं, वो भी अभी निकलेंगे, जलसे वगैरह करेंगे, वो भी तो उतने ही एट रिस्क होंगे जितना आप हैं। वो तो नहीं ये बात कर रहे। कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लीजिए, ANP की बात कर लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ उन पर कौन सा हमला हुआ? नहीं, लेकिन एट रिस्क तो वो भी उतने ही होंगे ना। देखिए आप ऐसा ना करें ना, आप ऐसे सीरियस केस को नॉन सीरियस न बनाएं। किस पर हमला हुआ और किसको थ्रेड है? थ्रेड मौलाना फजल रहमान को है कि आप कंपेन नहीं करेंगे, और उसके एक वर्कर कन्वेंशन पर जो किसी किस्म के इबाहम से पाक था, यानी ऐसा नहीं था कि वो हमारा प्रोग्राम नहीं था, उसमें 50 लोग मारे, तो आप मज़ीद लाशें मांगते हैं। मैं तो उसको नहीं समझा। अब हम ये एक मुश्किल है, हम नहीं कहते कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करो, हम ये कहते हैं हमें सिक्योरिटी दो ना। तो सिक्योरिटी तो हमारा हक है, हम बुनियादी तौर पर हम ज़िंदा रहने का हक तो मांगते हैं ना, हमें ज़िंदा रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इत्मीनान से जलसे में जाएं और जलसे से वापस आएँ और हम पे कोई हमला ना करे। जब कौम हमारी बात नहीं सुनेगी, मुताल्लिक़ा इदारे नहीं सुनेंगे, तो फिर माना ये होगा कि जो इंतखाबात होंगे उसमें सवालिया निशान होगा। और साथ ये भी बात होगी कि एक पार्टी को माइनस करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी तो वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। हमारे सिक्योरिटी का सीरियस प्रॉब्लम है। बाजवा साहब, खुदा के लिए इसको सीरियस लें। नहीं, मैंने क्या सीरियस लेना सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इलेक्शन, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी, वो आपको याद है, वापस आई थी, सानहा कारसाज हुआ था, फिर उसके बाद उनकी शहादत भी हो गई। पीपल्स पार्टी ने भी, खैर उस दौर में इलेक्शंस तो आप चलते ही रहते हैं, और बहुत से ममालिक के अंदर तो आप सीरिया की बात कर लीजिए, जंग के दौरान इलेक्शंस होते हैं। खैर मैंने बाकी पार्टिसिपेंट्स को शामिल गुफ्तगू करना है, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सलमा भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया है। थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे, गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है कि आप हमारी इंसानी अलमिये को समझते ही नहीं हैं और इसको आप मामूली सर, मुझे नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहना, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ इलेक्शंस तो होने हैं ना सर। की तवक्को नहीं थी। हमने आपको 50 लाशें बताई हैं और 150 आपको मैंने ज़ख्मी बताए हैं, और आप कहते हैं कि कारसाज भी हुआ और ये भी हुआ। मैं तो नहीं समझता कि आपको ऐसा कहना चाहिए था या नहीं।
नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि इलेक्शंस तो सर होने हैं ना, अब वो कितना पोस्टपोन कर दें। पहले मौलाना साहब कहते थे कि पहले मईशत उसके बाद इलेक्शंस, अब सिक्योरिटी, ये मामला तो चलते रहेंगे, तो उसके बाद ही बेहतर होंगे। अच्छा मैं सर दोबारा आ जाता हूँ, आप अपना गिला मजीद सामने रख लीजिएगा। मैं सलमा भट्ट साहब आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के सदर ने शहबाज शरीफ साहब, प्रोड्यूसर साहब वो जरा दिखाइएगा, शहबाज शरीफ साहब और जावेद लतीफ साहब क्या शिकवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है, और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के जरिए इस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, 16 महीने में शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, और आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है गुड टू सी यू। क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है? मकबूलियत का पता तब चलेगा जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप कह दो कि आपके खिलाफ जो केस बनाए गए थे, जब तक अदालतों से हम सजा याफ्ता थे, हम मुतालबा नहीं करते थे, भले जिस तरह भी सजा में दी गई, दिलवाई गई। मगर अब जब अदालतों से भी हम बरी हो चुके हैं, तो फिर आज क्यों नहीं ये बात की जाती? अगर किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें क्यों नहीं बेगुनाह कहा जा रहा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसका शिकवा करी, कुछ समझ नहीं आ रही बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अगर हम सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो गुज़श्ता 2017 ऑनवर्ड्स बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा सियासी जो है ज़्यादती की गई है, सियासी फोरम पर, हर फोरम पे, और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और सियासत बाहर निकालने की कोशिश की गई है। झूठे केसेस बनाए गए मन घड़त बहुत सारे, और फिर सारी टॉप टीयर लीडरशिप को जेलों में रखा गया जो है उनको बिला वजह, और बहुत सारे ऐसे केसेस मुझे ज़ुबानी याद हैं कि जिन पे 14 महीने, 15 16 महीने गुजरने के बाद रेफरेंस भी नहीं दायर हुए थे, और हमारे लीडर्स जो थे वो जेलों में थे, और एक पूरा मीडिया ट्रायल खड़ा किया गया। और बिल्कुल इसको ये कहना, आज अगर हम ये कहते हैं कि, और बिल्कुल अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब को आज जो अदालत से जो फैसले आए उनके हक में, अगर कोई इसको रिलीफ देखना चाहता है तो ये उसकी बड़ी तंग नजरी है। 6-6, 7-7 साल के इस वक्त मैडम जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक मिनट 6-6, 7-7 साल के केस भुगतने के बाद और सैकड़ों पेशियां भुगतने के बाद जब अदालत से कोई फैसला आ रहा है तो उसको कहा जाए कि ये लाडलापन है, ये कौन सी रिलीफ है, ये कौन सा लाडलापन है? 6-6 साल उसमें लटकाया जाता है केस को, जिसको आप इसको रिलीफ कहते हैं आप। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड छीना नहीं किया नवाज शरीफ से। 26 सालों में नवाज शरीफ ने कितने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं? सिर्फ एक 2013 का इलेक्शन लड़ सके नवाज शरीफ साहब। 2002 में इलेक्शन से बाहर किसको रखा गया? नवाज शरीफ को। 2008 में इलेक्शन से बाहर किसको रखा गया? नवाज शरीफ को। 2018 में इलेक्शन से बाहर किसको रखा गया? नवाज शरीफ को। तो एक इलेक्शन जो नवाज शरीफ ने लड़ा 25-26 सालों में 2013 का, उसमें 2 था अक्सरियत ली, ये है वो अवामी लीडर। और आज भी नवाज शरीफ में थी अक्सरियत जी, 2 था अक्सरियत 1997 में थी जी, नहीं 2013 में भी थी। अच्छा नहीं 13 में थी, आप चेक कर ले जाकर। अच्छा, और उसके बाद मेरा ये सवाल है कि नवाज शरीफ जब अवाम में आकर खड़े हुए, नवाज शरीफ से ये खौफ है क्योंकि नवाज शरीफ के साथ 2 तिहाई अक्सरियत आज भी है, और अवाम में मकबूल तरीन लीडर जो है वो नवाज शरीफ है। बिल्कुल नवाज शरीफ से लेवल प्लेइंग फील्ड छीना गया, एक बार नहीं बार बार, हर बार। अच्छा ये फरमाएं कि इमरान खान इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक हाउ इज इमरान खान अ लाडला? अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान का और नवाज शरीफ का इसमें कोई मुकाबला नहीं बनता उनके केसेस का। नवाज शरीफ ने 9 महीने की थी, नवाज शरीफ ने बुलवाई नहीं की थी, नवाज शरीफ ने ग्रीन बेल्ट्स नहीं जलवाई थी, नवाज शरीफ ने पीटीवी पे हमला नहीं कराया थे, नवाज शरीफ ने तनसीबात पे, पेशावर रेडियो पे और पीटीवी इस्लामाबाद पे और पार्लियामेंट हाउस पे हमले नहीं करवाए थे। नवाज शरीफ ने कभी टोल प्लाजे नहीं उखड़वाए थे। नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा था कि नौजवानों के हाथ में गोली, गाली और बंदूक नहीं दी थी। नवाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की, कभी ऐसी बात नहीं की थी। नवाज शरीफ के ऊपर क्या मतलब है? आपको कोई सियासी सख्तियाँ नहीं है। मैंने भी आपको कहा कि 26 साल में जिस सियासी लीडर को इलेक्शन ही लड़ने दिया गया एक दफ़ा के अलावा, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने की मिसाल? और इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है किसी के सियासी करियर को
सैबोटाज करने की और फिर मीडिया ट्रायल में बार बार लेकर आने की और मनगढ़ंत केसेस बनाने की, और एक केस भी कभी साबित नहीं हुआ, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, जजेस के किरदार सामने आ गए। आप जज अरशद की निकाल कर देख ले वीडियो, शौकत सिद्दीकी का आप निकाल कर देख ले बयान, आप और तो हुजूर वाला वापस आए, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि बगैर पेश हुए उनका इश्तिहारी स्टेटस खत्म हो गया, उनको हिफाजती जमानत मिल गई, एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक हो गया। भुगतने के बाद भी नवाज शरीफ अभी बगैर पेश हुए, और अभी तो अब तो खुश होना चाहिए ना। एक मिनट, अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी ताहाल भी पेश होते रहे हैं, वो वापस आने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन चाहता था पेशियां भुगतने के लिए? अगर वो इतने लाड लेते, उनके साथ कभी ये सलूक किया गया कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जत्था लेकर जाएं और फिर उनकी गाड़ी में लाकर 12-12 स्टैंप्स लगवाए जाएं कि ये ले आपके यहीं पे हाजिरी लग जाती है? नवाज शरीफ के साथ कभी ये सलूक हुआ कि उनको बुला के कहा जाए गुड टू सी यू एंड गुड लक, विश यू गुड लक? नवाज शरीफ के साथ कभी ये सलूक हुआ कि उनको कहा जाए आपके ऊपर जो केस नहीं बने, आइंदा भी जो बनेंगे उनके अंदर भी आपकी जमानत है? कैसे आप ये दो लोगों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, दो सूरत हाल का? फिर ये शिकवा किससे कर रहे हैं आप, ये भी बता दें जरा। आपकी जमात क्या शिकवा, आप किस शिकवे की बात कर रहे हैं? कि प्रेफरेंशियल सलूक किया जा रहा है इमरान खान के साथ, एस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है। जी, प्रेफरेंशियल सलूक आज भी इमरान खान के साथ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, उसका ये फैसला, उसका कहना कि इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके अंदर सुकम है, उसके अंदर बेज़ाब्तगियां हुई हैं, उसका कोई शेड्यूल नहीं आया, उसकी कोई वोटिंग का पता नहीं चला, वो क्या उसकी कोई कुछ भी सामने नहीं आया। और लेट्स बी फेयर मैडम, यूं ही होते हैं ना पार्टीज के इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एतराज किया जो कि खुद मुख्तार इदारा है, और उसके फैसले को इस तरह से एक बेंच का बैठकर जो अभी जो किया उन्होंने पेशावर में, उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, एक बंदे ने बैठकर, एक जज ने बैठकर, और जिसके साथ फिर एक चीज जुड़ी हुई है कि उनके साथ एक नेपोटिज्म और वेस्टेड इंटरेस्ट का वो जुड़ा हुआ है, एक जो धब्बा है, वो जो स्कार है उनके साथ है। अगर उनको चाहिए था कि वो अलग हो जाते, वो इस फैसले में आते ही ना, असल में तो उनको ये चाहिए था उनके अजीज जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं पीटीआई की टिकटों पे। तो इस तरह, और माजी में भी हमने देखा है, जब इससे पहले सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर भी आप किसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की बात कर रही हैं या पेशावर? मैं पेशावर वाले की बात कर रही हूं। अच्छा, पेशावर वाले रिश्तेदारी का इल्जाम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब उनके भी थे, इनका ये पुराना वतीरा, लेकिन उनके वालिद साहब तो खुद पीएमएलएन से एमएलए रहे हैं। नहीं, इनका पुराना वतीरा, देखिए दो चीजें हैं, देखिए जजेस भी इसी सोसाइटी से आते हैं ना, जजेस के भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारियां होंगी, ताल्लुकात होंगे, वो निकालने को बहुत सारे जजेस के निकल आएंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है, देखना ये कि वो कौन से जजेस हैं इनफरादी हैसियत में, मैं जुडिशरी पूरी को नहीं कह रही, वो कौन से जजेस हैं जो इस नेपोटिज्म का शिकार बनते हैं अपने फैसले करते हुए। जुडिशरी के अंदर बैठकर जब वो उनको फैसला करना है, वो अपने ओथ के मुताबिक करना है, वो उनको कानून के मुताबिक करना है, वो उनको आइन देखकर करना है, वो उनको अपने रिश्तेदारियां देखकर नहीं करना। वो जो जजेस हैं जो अपनी फैमिलीज या अपने रिश्तेदारों पे के इन्फ्लुएंस में आके फैसला करते हैं, हम उनके ऊपर तनकीद, हम इशू उठा रहे हैं, हम किसी चीज को नहीं उठा रहे, किसी फर्द के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, ये इशू है। अब देखिए पाकिस्तान का ये डायलेमा है, अब देखिए हम 4 कदम आगे जाते हैं और 10 कदम पीछे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज है ना, उसके अंदर एक और चीज है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मोअज़्ज़ज़ अतर मुनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने ये पॉइंट रेज किया, और फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी हुआ कि बाकी पार्टीज की भी फिर इसी तरह की स्क्रूटनी कर लेते इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके। मैं अजहर सिद्दीक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अजहर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब नजर सानी अपील में चला गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे किया था बल्ले का निशान वापस लेने वाला फैसला, तो इलेक्शन कमीशन का एक फरीक बन जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कानूनी तौर पे पॉसिबल है? मतलब इस चीज की समझ नहीं आती, कोई और चला जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा पार्टी बन जाए एक पार्टी के खिलाफ, जिनका काम है कि तमाम पार्टीज को वो मसावी बुनियादी हुकूक दें। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। देखिए सिंपल सी बात बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन एक जानबदार इदारा, सिर्फ एक सियासी जमात को पहले दिन से लेकर क्या बनाता रहा, हुकूमत में होते हुए क्या किया। नंबर 1 पहले प्रोविडेंट फंड देखा, फिर आपने तो खाना का केस देखा, फिर आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन देखा, फिर आपने पार्टी इलेक्शन देखा। बताएं ये किसी सियासी जमात के साथ हुआ? हम कह रहे हैं कि वो सियासी जमात नहीं, अभी जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो में लगा हुआ है, 6 जो ट्रांसफर खुद की है इलेक्शन में अपनी मर्जी से। भाई आपने शिकायत की है, किसने इलेक्शन कमीशन क्यों है, फादर बिदर आजाद है। इलेक्शन अगर कोई काम गलत कर रहा है तो
सुप्रीम कोर्ट बैठी है। अजहर साहब, तो आपकी क्या है, आवाज ये कानून की जिम्मेदारी है। डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं आपसे ही दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कनेक्शन है ना, इसको थोड़ा सा हम बेहतर कर लें। सुनने वालों को भी प्रॉपर समझ नहीं आ रही होगी। मैं एक ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक से वापस आते हैं। जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे थे, बिकॉज आई कुडंट हियर इट प्रॉपरली, शायद आपको भी आवाज नहीं आ रही होगी। ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। जी, तो बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, JUI की तरफ से कहा गया कि जज साहब जो हैं जिन्होंने बल्ले का निशान वापस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वही बार बार केस क्यों सुन रहे हैं। और फिर दूसरा साथ ये भी आर्ग्यूमेंट आया कि एक सूबे के जज का फैसला पूरे मुल्क पर किस तरह से हो सकता है। इस आर्ग्यूमेंट की मुझे समझ नहीं आई। और तीसरी बात ये थी रिश्तेदारियों का जो उन्होंने कुछ जिक्र किया, और फिर साथ ये कहा कि जेल के अंदर किस तरह से मुशावरत करने की इजाज़त दे दी है इमरान खान, तो वो नाअहल हैं। ये सब मामलात अजहर सिद्दीक साहब आप फरमा रहे थे और उस वक्त आवाज़ ठीक से नहीं थी आ रही, या आपने सुन लिए इल्ज़ामात दोबारा प्लीज़? जी बिल्कुल मैंने सुन लिया है और कोशिश करता हूँ कि हक और सच की बात चाहिए, बंदे को सच बात करनी थी। हर बात का जवाब दे देता हूँ। पहली तो बात है कि नवाज आज तक भी मनी नहीं दिया, ना एवन फील्ड का ना अल अजीजिया का। आपको एक डील के तहत आया गया, हर एक पता है, लिख के दिया कि आप लिख के बन जाएंगे या कौन बेवकूफी बनेगी। आज एक नेशनल डिबेट थी के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा नहीं आया, उस चैनल का नाम भी मैं ले रहा। वजह क्या है, दारा फॉर्म है, एक ही तो जल्दी कर सका बात थी 21 अक्टूबर को। उसके बाद इतनी हिम्मत हुई नहीं कि ग्राउंड में जाकर लोगों से लड़ सके। अब आता है अगली बात की तरफ। मिसाल पहले तो मैं जवाब दूं, आपको याद है आज एक साल से ज्यादा टूट गया जनाब, पंजाब को पीके की जो है ना हुकूमत एक साल वो आ गया है जी, उन्हें नजर आ रहा। वो आएगा जनाब, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के दौर में था, फंड नहीं है, फंड भी साबित हो गया, लॉ एंड ऑर्डर भी हो गया। अब पाकिस्तानी फौज ने कह दिया है जनाब सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अगर किसी मतलब है, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन आप रोक के रखें। इनमें क्या लिखा है कि आप एक्शन को इस बुनियाद के ऊपर रोक लें, वो बेनजीर हो गया। शादी के हवाले से चंद दिनों को उसका बहुत कितना आपने इंतजार करना है। आपने तो आई जब हमने साहब मुझे आवाज अभी भी आपकी ठीक तरह से नहीं आ रही। प्रोड्यूसर साहब प्लीज आप ऑडियो पे, सर वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कम से कम सुन तो पाए आपको ठीक तरीके से। उस तरह से कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, मैं उतनी देर जरा मुफ्ती साहब का कमेंट ले लूँ। एक तो नाराज हो गए थे मुफ्ती साहब कि मैं वो कह रहा हूँ कि उनकी जो एप्रीहेंशंस हैं या उनका जो गिला शिकवा है JUI का वो नाजायज़ है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इलेक्शंस तो बहरहाल होने हैं और वो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही आगे निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे डेट ना लेके देती तो क्या फिर इसका मतलब है कि हम और 2 साल आगे चले जाएं? ये तो मामला चलते रहने थे। नहीं, हम अपनी एक मुश्किल तो बताएंगे ना। पिछले अभी मुस्ताफ़ी शुदा वज़ीर दाखिला थे वो सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को लेटर किया है कि आप कंपेन न करें और आपको थ्रेड है। अब इसका और क्या माना है कि जिस वज़ीर दाखिला ने हमें सिक्योर करना था वो हमें डरा रहा है कि आपको थ्रेड है। ये तो ऐसा हुआ कि खुदा न खासा कल कोई हादसा हो जाए और मौलाना फजल रहमान को कुछ हो जाए तो ये कहेंगे जी हमने तो पहले से कहा था कि आपको थ्रेड है। इसका माना ये कि पहले से माहौल इस तरह बनाया जाए। सर सारों को ये थ्रेट लेटर बड़े आम, हर एक को इशू हुए होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाता है तो उस वक्त वो निकाल के ले आते हैं, देखें जी हमने तो, ये आम एक खास चीज तो नहीं होती। इंतखाबात हम होंगे, हमारे लिए तो अपने लीडर और कारकुन अहम है ना। हम ये रिस्क नहीं ले सकते ना कि जो लोग जिनको देनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक चीज मुझे ये बता दीजिए, क्या ये वजह है आपके आप इलेक्शन को पीछे कर दो? आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि 2013 से लेके कि आप इलेक्शन को पीछे कर दो। हम ये कह दें कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हमारा काम है, हमें सिक्योर करो, हमें महफूज बनाओ, हमें जिंदा रहने का हक है। अगर हम ये कहते हैं इसमें क्या कबाहत लोगों को नजर आती है? लोग हमें सिक्योरिटी भी दें, हमारे हालात जरा मुख्तलिफ हैं, हमें हम पर दबाव है जिन लोगों का, वो हमें जमहूरियत से हटाना बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए सर, से हटाना चाहते हैं, वो हमें पाकिस्तान से हटाना चाहते हैं। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, कौम के साथ, आईन और जमहूरी के साथ, तो ये हक तो रखते हैं कि हमें सिक्योर किया जाए। और दूसरा लास्ट छोटी सी बात, सिर्फ कौम से कौन सी बुरी बात है? मुफ्ती साहब एक छोटी सी बात, वो जो मैं पहले सलमा साहिबा से भी पूछ रहा था, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियां इस वक्त चल रही हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी,
उसके बावजूद आपकी जमात के जो सरबराह हैं वो भी इनको लाडला कह रहे हैं। किस तरह से, मतलब ये समझ से बाहर है। हाउ इज इमरान खान या उनकी पार्टी इस वक्त कैसे लाडली? मेरे ख्याल में आप सवाल को कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसा न करें। हमारा मामला सीरियस है, संजीदा मामला है, हमें उससे ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमारे कारकुन गैर महफूज हैं, हमारे लीडर गैर महफूज हैं। अगर आपके पैनलिस्ट हमसे इत्तेफाक कर लें और आप भी इसमें सीरियस हो जाएं और आपके चैनल के ज़रिए हमें सिक्योरिटी मिल जाए और हम महफूज तरीके से इलेक्शन में उतरें, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं, ये आपका एहसान होगा हम पर। एब्सोल्युटली। हाँ जी, अजहर सिद्दीक साहब, आप ऑडियो लाइन पे आए। होप के इस दफ़ा ऑडियो बेहतर आएगी। अजहर साहब, माजरत बार बार इंटरप्शन के लिए, प्लीज़ कैरी ऑन। आप फरमा रहे थे, मैं एक तो आपसे पूछा था कि ईसीपी फरीक। बहुत शुक्रिया का नाम, सॉरी। देखिए, सवाल बड़ा सीधा सा है कि इस मुल्क में आइन टूट रहा है, आइन बेतौकीर हो गया है। यानी आप नजर गए तकरीबन 1 साल के करीब सूबाई असेंबलियां पंजाब की और वो निगरान सेटअप चल रहा है, गैर आईनी करो। हम कह रहे हैं सारा कुछ ठीक है, खुदारा सिर्फ है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सिक्योरिटी जरूर फराम कर रही है, सिक्योरिटी तो पाकिस्तानी फौज फराम कर रही है, सिक्योरिटी में इतनी परेशानी क्यों होगी है? वजह सिर्फ इतना है कि इस वक्त हालात देख ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना कॉर्नर पे लगाना था लगा, कोशिश करके देख ली। 2434 लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दी इस जबर के माहौल के बावजूद भी, लेकिन नहीं, नजर नहीं आया इनको कि अब हालात किस समझ में जाएंगे। अब परेशानी इस बात की है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ नहीं सके। परेशानी इस बात की है, अगर आप जाए ना, 2 बहाने बनाए थे उस वक्त इलेक्शन कराने के, सिक्योरिटी नहीं है और पैसे नहीं है। पैसे भी नजर आ गए और सिक्योरिटी की भी हालात, आपने सारे हालात और वाकयात देख लिए। क्या हो गया इस मुल्क के अंदर? इमरान खान, जिसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है और जिसको जेल के अंदर रखा, वो कह रहा है भाई इलेक्शन कराए। उससे ज्यादा जरूरत तो नहीं है सब सिक्योरिटी में ना, तो किसी लीडर को जिसको जेल ट्रायल सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हो रहा है। और अगली बात जो मैंने आपके सामने रखता हूँ, यानी देखिए, हमें इलेक्शन कराने हैं, जो मर्जी हो जाए, तो ये किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ आप इस बुनियाद के ऊपर बैठकर इलेक्शन। आप पूरी दुनिया के अंदर आइन जब कहता है, और आप पहले ही ऑलरेडी आइन टूट चुके हैं जब, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 90 दिन हमें कहते रहे और खुद इन्होंने 3 दिन पहले समियत तहलील कर दी। क्यों 3 दिन पहले समियत तहलील की गई? कौन पूछ रहे इनसे, कौन एहतसाब करे इनका? अच्छा, आगे चलते हैं। वो लगे हुए टेव, ओ भाई किसने कहा? मैं चैलेंज करता हूं, नवाज शरीफ दिखा दे एवन फील्ड की जायदाद कैसे खरीदी, पैसा कहां से आया। 1988-99 की रिटर्न मियां शरीफ की 9,36,311 रुपए, 9,36,000 कह रहा हूँ, 9 करोड़ 90 करोड़ 9 अरब 90 अरब नहीं मैं कह रहा, खुदा रहा यार। फिर आपने देखा अल अजीजिया की जो आपको कहते थे ये है वो जराया कहते गड़े खोचरों से, और आपको पता वो कतरी खाता। ये तो नजर आ रहा था कि वो लिख के दे रहे थे कि मैं वजीर आजम हूँ इस मुल्क का, और उसके बाद आपको देखा किस तरह सिस्टम ने फैसिलिटेट किया, उनको प्लेट में रख के लेके आए। एक इश्तिहारी को बकायदा सजा सस्पेंड हो गई, एक मुख्तार खास जो बना नहीं जाए रखता वो अलाउ कर दीजिएगा, पहले दीजिएगी और भरी कर दीजिएगा। यार खुदा यार ये क्या? अच्छा, परेशानी किस बात की है? आपने सिस्टम का फायदा ले लिया और हम जब हक और सच की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को एक झूठे बेबुनियाद और फ्रॉड के बेस पर, जिसमें तोशा खाना में कोई ताल्लुक नहीं, बाकी लोगों के हवाले से कोई नजर नहीं आया, इमरान खान नजर आया। और वो कौन था? इलेक्शन कमीशन का किरदार आप सामने रख के देख ले। आप सबसे पहले देखिए प्रोविडेंट फंडिंग में क्या हुआ, एक ही पार्टी, तोशा खाना एक ही पार्टी, उसके बाद हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी, इंट्रा पार्टी एक ही पार्टी, वो क्या? और दूसरा इंटर पार्टी इन लोगों का क्या ताल्लुक है? वो ये इनके राइट की बात हो रही है, ये कुछ जायदाद का झगड़ा है। वो जाने इलेक्शन कमीशन आप कौन होते हैं? आप लोगों का क्या ताल्लुक है? यानी एक पाकिस्तान में शायद ये पहली सियासी जमात होगी, मैं तो शहबाज शरीफ पे हैरान होता हूँ, ना आइन पढ़ा है ना कानून आता है, कि वो कह रहे हैं सियासी जमात का निशान ले रहे हो। क्यों ले रहे भाई? किस बुनियाद पे ले रहे हो? तुम कौन हो भाई? तुम्हारा क्या ताल्लुक इस बात से बैठकर? तुम्हें यानी खुदा जमहूरी गवर्नमेंट के अंदर आप इस तरह की बात करें, इसकी वजह क्या है? अच्छा। आदत है इनको लाडला की। 1985 वाला प्रोजेक्ट आप नहीं चल सकता, हर एक को पता है खिलाड़ी कौन है। आपको डाउट रह गया? जिस तरह आकर लेके कहांगे वोट को इज्जत दो का नारा, कहांगे आप डरे क्यों हैं? आओ ग्राउंड पे आकर इलेक्शन लड़ो। बाकी जहां तक बात है, साइफर का केस लड़ रहे हैं, कौम के सामने लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जिसे हम जहां से हमें उम्मीद नहीं थी, हमें इंसाफ में दिक्कत होगी, कब तक हम इंसाफ से दूर रखते रहेंगे? कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि जहां इमरान खान को आइन और कानून से हटकर इंसाफ हुआ, और ये मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। साइफर का केस अभी FIR नहीं होती, तारीख आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने, वकला ने, उसमें सलमा साहिबा वो ये कहते हैं, और उन्होंने वीडियोस चलाई पुरानी, और वो एक पूरे तसलसल के साथ कि जब कुछ चीज़ खिलाफ होने लगती है, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, वो कहते हैं कि अदालतों पर हमला आवर हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और एक पॉइंट जो अजहर सिद्दीक साहब ने उठाया, उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि ये 9 मई से पहले पंजाब और KP के इलेक्शंस का मामला भी था, तो PM उस वक्त इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती थी।
नहीं जी, मेरा ख्याल है पहले जिस तरह से इन्होंने पंजाब असम्बली को तहलील किया उस पर भी ज़रा नज़र मारनी चाहिए। उससे पहले जो इन्होंने अगर बात ही करनी तो फिर पूरी बात करें ना, शुरू से बात शुरू करें। जिस तरह से इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने और उनके जो जिस तरह से इन्होंने वो वोटों की जो धांधला किया सबके सामने, और जिस तरह से इन्होंने जाके जज अपनी मर्ज़ी के जजों से जाके अदालतों से जो फैसले किए और पंजाब असम्बली के ऊपर धावा बोला जुडिशरी को साथ मिलाकर, वो भी पहले सबसे पहले सवाल उठता है। और फिर इन्होंने वो जो परवेज़ इलाही को कहकर इन्होंने इमरान खान ने तहलील की। परवेज़ इलाही तो तहलील नहीं करना चाहते थे। एक मिनट, वज़ीर आला नहीं तहलील करना चाहते थे, आखिरी वक्त तक उसने कहा मैं नहीं तहलील करना। पंजाब असम्बली बनी गाला से तहलील हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोली ना, मैं इनके टाइम में नहीं बोली, ये मेरे टाइम में नहीं बोल सकते। पहली बात तो ये, इनको चुप कराएं, आप इनको चुप कराएं, चुप करेंगे, ये मेरे टाइम में नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने इनसे टाइम नहीं लिया। ये टाइम आपको इतना शौक है ना तो आप जाके नमाज पढ़ें, आपको इतना शौक है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद 90 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दें, इनको इतना शौक है मनी ट्रेल और हिसाब देने का, तो ये बताएं कि 190 मिलियन। एक मिनट सिर्फ उनको बात कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद आपको होते हैं एवन फील्ड का हिसाब मांगने वाले, आपको होते हैं रसीदें मांगने वाले, आपको होते हैं अभी 2 मिनट पहले ये जुमला बोलने वाले। और दूसरी बात ये है, हाँ तो अभी भी अदालत इनको कहेगी कि 190 मिलियन का हिसाब दें। जो इन्होंने 60 अरब रुपया पाकिस्तान में आया, बरतानिया की हुकूमत ने दिया, इन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने का 60 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करा के 250 कनाल जमीन एंठी जेलम में एक रियल स्टेट के टाइकून से 190 मिलियन का फ्रॉड किया। इमरान खान ने अपनी अहलिया के साथ मिलकर अपने दौरे हुकूमत में बतौर वजीर आजम, जो अभी साबित होना बाकी है। उसके अलावा जब इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, सुनामी बिलियन ट्री के पैसों में से 70 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो अखराजात थे उसका हिसाब दें। उसके बाद जो 2014 में केपी में एहतसाब जो ब्यूरो बंद किया इमरान खान के दौर में, उसका हिसाब दें। और इनके और तोशा खाना से जो चोरियां की उसका भी हिसाब दें। इन्होंने जो कोई ऐसी जगह इन्होंने इनके जो आप पंजाब असम्बली की लेकिन वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जनरल की रिपोर्ट उठाकर देखें 2020-21 की, और वो पंजाब मैं तो ये कह रहा हूं फ्रैंकली स्पीकिंग की जो रिपोर्ट उठाकर देखें उसमें इन्होंने अरबों रुपए के हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में घपले किए हैं। वो इरेगुलरिटीज होती हैं वैसे हर साल, तो वो जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड होती है ना, उनकी बाद में उनके क्लेम्स दोबारा सबमिट हो जाते हैं, वो तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो इरेगुलरिटी की मैं वैसे एक बात करने लगा हूं, मैं एक छोटी सी गुजारिश, करप्शन की कहानियां ये इन्होंने सिर्फ झूठ बोला, करप्शन की, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद किया। पौने 4 साल का इनका जो है ना शौकसाना ये है। हम इलेक्शन जो है 8 फरवरी को करेंगे भी और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा ये बता दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा बेहतर करना है। वो पाकिस्तान जिसकी ग्रोथ रेट 7% पर जा रही थी, जिसको पकड़ के ये इमरान खान की हुकूमत मनफी में ले गई, उसको हमने दोबारा बहाल करना है। इमरान खान का इनकम अच्छा मैं अब 13 से 18 तक 1,68,000 था। 2000 ऐसे हुआ। अच्छा साहब एक मिनट, सलमा साहब चलें, उन्होंने बात कर ली है, सब आप रिस्पॉन्ड कर लें। जी देखिए, नहीं मैं भी अजहर साहब को बात नहीं करने दूंगी क्योंकि अजहर साहब मेरे पूरे टाइम में बोल रहे हैं। मैं अजहर साहब के पूरे टाइम में बोलूंगी, अजहर साहब को बात नहीं करने दूंगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने मेरी बात को सैबोटाज किया है। मैं अजहर साहब को बात नहीं करने दूंगी क्योंकि ये मेरे टाइम में मुसलसल बोलते रहे, मैं भी मुसलसल बोलती रहूंगी। मैंने इनसे कहा था उनसे जवाब तो ले लेना, वो यही तो वो कह रहे थे। नहीं ये मेरे टाइम में बोल रहे हैं, लिहाजा मैं भी इनके टाइम में बोलूंगी। मैंने इनसे कहा था इस तरह तो फिर हम बात ही कर नहीं सकते। तो इनकी बात ये फोरम है, ये फोरम है जहां पे इनको I stopped him not to interrupt me, but he did not listen to me and I will not listen. मैं मुफ्ती साहब की तरफ ही चला जाता हूँ। जी मुफ्ती साहब, एक ये कोई बात नहीं, अकबर साहब ये झूठ बोल रही है क्योंकि इन्होंने मेरे टाइम को खराब किया था, मैं इनको टाइम नहीं लेने दूंगी। लेकिन अब मेरी बात सुनिए ना, आपने जो बात कहनी थी आपने कह दी है, उसका जवाब तो उनको देना है। बीच में देखें, आपके पास जहां पर पॉइंट हो कोई, उस पर आप उनको इंटरप्ट कर लें। जहां पर आपके पास पॉइंट हो कि अजहर साहब गलत बात करें, लेकिन बात शुरू तो करने दें। लेकिन उनको बात तो करने दें, जब उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। सुन लेना, मैं अजहर साहब आप दोनों एक मिनट चलें, मैं मुफ्ती साहब
साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब की तरफ चले जाए, अजहर साहब नहीं बोल। अच्छा मुफ्ती साहब, नहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर तो प्रोग्राम। हाँ मैं क्योंकि मेरी बात सुने, इस तरह तो फिर मामला आगे नहीं, फायदा ही कोई नहीं है सर। बिल्कुल मैडम इस तरह से तो फायदा ही नहीं है। आप पहले सॉरी करें, आपने मेरे टाइम में इंटरप्ट किया है, आपको मैंने मना किया था मेरे टाइम में इंटरप्ट। अच्छा अजहर साहब प्लीज, आप भी, सलमा साहब प्लीज मेहरबानी, मैं मुफ्ती साहब एक सुनवाना चाह रहा हूं आपको। मौलाना साहब जो मौसम की शिकायत कर रहे हैं वो जरा एक मिनट सुने। एक सर्वे मैंने भी किया वहां पे जाके, मरी और उससे मुल्हका तमाम इलाकों में जहां पे बर्फबारी होगी, वो भी बाद में आपको दिखाता हूं। पहले दिखाएं मौलाना साहब क्या कह रहे थे। दो सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है, इंतखाबी माहौल भी जरूरी है। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं, हमें इन हालात का सामना है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका दफा बर्फबारी हो रही होगी इलेक्शंस में जी, तो जाएंगे वोट डालने? इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, और बर्फ में आ जाएंगे वोट डालने यहाँ पे? बगैर बूट क्या कह रहे हैं? बूट पहने बगैर आ जाएगी, चप्पल में आ जाएंगे। बर्फ में वोट डालने आ जाओगे यहाँ पे? हाँ इधर ही होते हैं 8 फरवरी को। अच्छा, इधर जो मुल्क का वफादार है उसको वोट डालने के लिए हम कहीं पे भी। ये मुफ्ती साहब मैं आपको सुनवा रहा था, वो खैर वो मौलाना साहब को तो आपने सुना ही है कि वो बर्फबारी का या मौसम की शिद्दत की शिकायत करते हैं। मैंने जो नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ जहाँ लोगों से जाके पूछा, स्पेशली ये सवाल रखा कि बर्फबारी होगी, मौसम बड़ा सख्त होगा, वोट डालने आ जाएंगे लोग तो कहते हैं हम डाल लेंगे वोट। मौलाना साहब को क्यों इस चीज़ का इतनी अप्रीहेंशन है, इतना उनको खदशा है कि नहीं आएंगे लोग? अकबर बजा साहब मुझे बहुत माजरत करनी है। एक होती है हमारी मरकज़ी दलील, और इस दलील को मजबूत करने के लिए हम साइड की तरफ से एक दलील लाते हैं ताकि वो मज़ीद मजबूत हो जाए। आप वो साइड वाली दलील ले लेते हैं और मरकज़ी जो सेंटर दलील है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। आपकी दोनों दलाइल पे बात। हमारी असल दलील तो ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारा खून बहुत ज़्यादा बह गया है, यानी कि मौसम का इतना मसला नहीं है। दलील है ये मरकज़ी दलील नहीं है। उसको उसकी तायीद के लिए अगर हम ज़िमनी बात करते हैं तो आप उसको भी पकड़ लेते हैं, ऐसा कतन नहीं है। हमारे इलाके में आप आएँ, लोग नारान कागान से नीचे उतरते हैं, आलाई से उन इलाकों से नीचे आते हैं, यहाँ फिर रहते हैं गढ़ी हबीबुल्ला और बालाकोट के नीचे साइड से। फिर इन लोगों को मानसेरा और मुज़ाफ़ात से फिर ले जाना पड़ता है वहाँ उन इलाकों में वोट डालने के लिए। फिर वो लोग तो वहाँ नहीं जा सकते। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पहले भी इलेक्शंस हो चुके हैं एक दफ़ा पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में। एक इलाका महरूम हो जाता है, लेकिन चलो अगर आपको वो दलील वजनी नहीं लगती तो सिक्योरिटी की दलील तो वजनी है। मैंने तो सर हुजूर चूंकि मैंने वहाँ के लोगों से पूछा था, इंशाल्लाह आपके शाना बशाना इंतखाब लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने चूंकि वहाँ के लोगों से पूछा था कि जिन्होंने बर्फबारी में वहाँ पे आना है, तो उनका ये कहना था कि कोई मसला नहीं है, तो हम वोट के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आर्ग्यूमेंट हो नहीं सका प्रॉपर, जो हम एक बात चल रही थी बीच में। एनीवेज प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, कल मुलाकात होगी।